जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए भैया, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस पहले प्रश्न में क्या पूछा गया उसको देख लीजिएगा। और सबसे पहले निर्देश पढ़िए। कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन जो है करना है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल पहला प्रश्न है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। वही तीसरा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार जो है बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को जो है दूर कर सकते हैं। पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो पर्यावरण जो होता है बच्चे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है दोनों की भूमिका बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विकास के कुछ पहलू जो हैं वो आनुवंशिकता से निर्धारित होते हैं और कुछ जो है अन्य पर्यावरण से जो है अधिक प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल भैया, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पहला है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर जो है क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल निरंतर अभ्यास से जो है अधिगम होता है। ये पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है उनके सिद्धांत के अनुसार, जबकि विकास क्या होता है, गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये सभी उनके द्वारा कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पे निरंतर अभ्यास से जो है अधिगम होता है, ये पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है। ठीक है भैया, चलेंगे आगे। अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूरे संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आप पूरा पढ़िए, लेकिन अगर कहीं पे नहीं दिया गया है तो उसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि नहीं के चक्कर में नहीं पे आदमी ध्यान नहीं देता है और एक प्रश्न जो है गलत करके चला जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी पूरी संक्रियात्मक विचार की एक सीमा जो है नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या अनुकरणीयता। तो बिल्कुल भैया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है वो पूर्ण संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, पूर्ण संक्रियात्मक अगर विचार की बात करें तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था ये सभी क्या है, पियाजे के द्वारा ये सब नियम जो दिए गए हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शारीरिक शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद जो है तरीका होता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाना है। तो बिल्कुल भी अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया के अलावा जो यहाँ पे खेल जो है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कहा गया है इसको छोड़ के, अलावा मतलब उसके अलावा, जबकि पहला है कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल खेल के द्वारा शरीर पर निपुणता जो है प्राप्त किया जा सकता है। वही मतलब इससे उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। बिल्कुल, और वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाना ये भी उनको ज्ञान होता है इस चीज़ से। तो तीसरा इसका राइट जवाब होगा कि यह समय बिताने का एक क्या होता है, सुखद तरीका होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे विकास की बात की जा रही है, तरीके की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर रहा है। बिल्कुल भैया, यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा प्रश्न जो है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है?
क्या आप इसी तरह की स्थितियों के बारे में सोच सकते हैं या विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि जब हम विभिन्न तरीके से सोचेंगे तो उसमें बच्चा जो है गंभीर रूप से सोचेगा किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लिख दिए, यहाँ पे हम अगर कोई संख्या 12 लिख दिए, अब हम कहें कि 12 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो भैया 12 को कई प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 गुणे 4, 4 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे 3 + 4 + 3। ठीक है, बिल्कुल भैया, इस तरीके से आप जो है कई प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं, तो फिर बच्चा जो है गंभीर रूप से उस चीज को सोचेगा। तो चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे भैया। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन जो है करता है? पहला है कि करके सीखना, प्रयोजन विधि से, सहयोग विधि से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, प्रशिक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, या छात्रों की लेवलिंग करना, प्रयोजन विधि, क्षमता विधि, या रैंकिंग विधि। तो बिल्कुल भैया, अगर हम पे बात करें कि प्रगतिशील शिक्षा जो है रैंकिंग, मतलब बच्चों को कोट वार डिफाइन करना या बच्चों को अलग करना, रैंकिंग करना है कि बच्चा अच्छा है या खराब है, तो इस प्रकार से नहीं किया जाता है। बिल्कुल भैया, रैंकिंग शब्द जो है निगेटिव वर्ड है, तो इसको हम तुरंत काट देंगे। आपके 2 ऑप्शन में रैंकिंग शब्द जो है दिखाई दिया था, इसलिए 2 ऑप्शन यहाँ पे कटा। अब यहाँ पे छात्रों की लेबलिंग करना, लेबलिंग भी एक प्रकार से क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो इसको भी हम काट देंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है, पहला ऑप्शन जो है वही इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? पहला है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। ठीक है भैया, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्कूल में शिक्षा क्या होती है, सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित मतलब दिखाती है। ठीक है, चलें आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए कोहलर वर्ग, वाइगोस्की, पियाजे, ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें कि कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? पहला है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, और इस सिद्धांत में विस्तृत प्रशिक्षण प्रतिक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्य वाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे क्या है, नैतिक दार्शनिक है। तो कोहलर वर्ग के सिद्धांत के अनुसार के रूप में निम्नलिखित में से किसे जो है वो माना जा सकता है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का जो है समर्थन किया है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन दे रखा है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव होता है, दूसरा है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, और यह एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग की सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं के कर सकते हैं, चौथा है कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो निकटवर्ती विकास के क्षेत्र की बात यहाँ पे की जा रही है। तो निकटवर्ती कहा गया है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य जो है लगभग स्वयं ही कर सकता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे पूछा गया। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि में आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का क्या होता है, समायोजन होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति या ट्यूशन। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मानकीकृत प्रशिक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि
वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए क्या है, पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना क्या है, मुश्किल है। और परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता स्पष्ट तस्वीर जो है नहीं देते हैं। तो बिल्कुल भैया, मानसिक प्रशिक्षण की आलोचना में से सबसे आलोचना क्या है दोस्तों, तो जान लीजिए कि यह वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए वे क्या हैं, पक्षपाती हैं। तो इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भैया। और अगले प्रश्न पूछा गया है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत जो है कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल प्रशिक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि जो है बढ़ाई जा सकती है। तो बिल्कुल एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत यहाँ बात की जा रही है। एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धि, मतलब जिसमें बुद्धि जो है कई प्रकार से हो, उसे क्या कहते हैं, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग जो है कर सकते हैं। पहला है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बच्चों के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने के लिए, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए, उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए जो है यहाँ पे मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग जो है कर सकते हैं। राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए भैया आगे चलें। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया, नहीं पूछा जा रहा है। तो जब भैया नहीं पूछा जाए तो नेगेटिव ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। तो निम्नलिखित कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया था। बिल्कुल सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर क्या होता है, केंद्रित होता है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे आपको नेगेटिव खोजना था, तो नेगेटिव ऑप्शन आपका चौथा है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, पूछा गया कि बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के द्वारा, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो बच्चों में प्रतिभाशालिता हो सकती किसके कारण, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया देख लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर मैं कहूँगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर दिसंबर में जिन भाई बहनों दोस्तों का एग्जाम है 14 दिसंबर को, तो उनको एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा कि भैया आप प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होता है सीटेट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा जो है सीख सके। हतोत्साहित शब्द एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इस ऑप्शन को आप पहले ही क्या कर दीजिए, काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव ही हमको यहाँ पे जवाब देना है। बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। भैया वर्गीकृत भी एक क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसको भी आप काट दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन जो है बच रहे हैं। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। बिल्कुल भैया, उनके भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका क्या करता है, उपयोग करता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें आंतरिक समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी पर। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप जो है किस पर निर्भर करता है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर।
ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। फिर भैया यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न फिर पूछ लिया। जब आपके प्रश्न में नेगेटिव पूछा जाए तो आपको नेगेटिव ऑप्शन भी खोजना पड़ता है। ठीक है, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। बिल्कुल भैया, यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड आपको खोजना था, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यहाँ पे मिल गया। मतलब फटकारना या डांटना क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो भैया यही आपका राइट जवाब हो, क्योंकि हमको नेगेटिव जवाब देना था, तो नेगेटिव ऑप्शन नंबर 4 में है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी हैं। तो बिल्कुल भैया, अलग अलग सोच पैटर्न वाले बच्चे की पहचान करता है क्या, सृजनात्मकता। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। फिर निगेटिव प्रश्न पूछ लिया गया, तो निगेटिव ऑप्शन खोजी भैया। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, सोच और विचार, बिल्कुल सोच विचार प्रशिक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। बिल्कुल भैया, यहाँ पे बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीके का वर्णन जो है नहीं करता है। समस्या हल करने का अभिसारी प्रश्न, जिसके बने बनाए उत्तर हो दोस्तों, वो अभिसारी प्रश्न कहलाते हैं। उसके उत्तर बिल्कुल छोटे होंगे, सिंपल होंगे, तो उसमें बच्चे की समस्या का वर्णन जो है, वर्णन बिल्कुल समस्या को तरीके का वर्णन जो है नहीं हो सकता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो संवेग की बात की जा रही है कि इसमें से कौन सा संवेग है। तो संवेग क्या भी है, डर क्या है, फियर क्या है, एक संवेग है। ठीक है, चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि एक 3 साल का बच्चा जो है बताता है कि दूध और बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण जो है प्रदान करता है। पहला, कि बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ अपने खुद का अनुभव जो है वो शेयर कर रहा है। उस अपने अनुभव के आधार पे जो है वो इस प्रश्न का जो है जवाब दे रहा है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने खुद के अनुभव पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण होता है। आराम करने के लिए जगह बनाना जहां बच्चे जो है संवाद कर सकें और पूछताछ के माध्यम से जो है वो सीखें। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या है, जहां बच्चे को सक्रिय माना जाए। बिल्कुल बच्चा जहां सक्रिय रहेगा वो माहौल सबसे अच्छा होगा। शिक्षक को इस प्रकार से जो है माहौल उत्पन्न करना चाहिए, इस तरह से नहीं कि बच्चे को डरा धमका के रखा जाए, ताकि बच्चे को अनुशासित रखा जाए। जब बच्चा अनुशासित रहेगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे के हमेशा डर बना रहेगा। अगर हम कुछ पूछेंगे तो शिक्षक हमको डांट देंगे या मारेंगे पीटेंगे। ठीक है, बिल्कुल इससे अलग होना ही सबसे अच्छा वर्णन करता है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से जो है वो सीखते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न यहाँ पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री जो है लंबे समय तक चले। जब बच्चा सामग्री से दूर रहेगा तो समृद्ध शिक्षा जो है प्रोत्साहित नहीं हो पाएगी। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, सेल्फ हो, ताकि वो जो दिन के किसी भी समय जो है प्राप्त की जा सके। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। चलिए भैया
आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शक जो है प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। बिल्कुल भैया, इस प्रश्न का राइट जवाब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों के बारे में पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। वह वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पे। और यहाँ पूछा गया कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। मानवतावादी, व्यवहारवादी, बिल्कुल भैया मानवतावादी, व्यवहारवादी और रचनावादी या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे भैया पूछा गया कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। बच्चे कक्षा में किसी भी कक्षा में बच्चे को कब प्रेरित माना जाएगा या प्रेरित कब समझा जाएगा। वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आए, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहें, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे। बिल्कुल, जहाँ पे बच्चा जो है प्रश्न पूछेगा अपने जो है कमियों को या जो ही प्रश्न है उसको जानने की कोशिश करेगा तो उस कक्षा को या उस कक्षा में बच्चे को प्रेरित माना जाएगा। बिल्कुल भैया, चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला, नियमित मूल्यांकन परीक्षा जो है आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या जो है करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो बिल्कुल भैया अधिगम में सुधार करने के सबसे उपयुक्त यही है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को शेयर करने या एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलें अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद जो है करता है। पहला, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने के लिए या बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने के लिए। बिल्कुल भैया, रटना याद करना ये सभी क्या हैं, निगेटिव वर्ड हैं। तो पॉजिटिव पूछा गया, पॉजिटिव खोजना है। तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, अनुशासन। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।